हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा कैरोलिनेज मेटाफिजिकल पोइट्स। कैरोलिनेज हमारी 3 लेक्चर से, ये हमारा 3rd लेक्चर है, 2 लेक्चर से चली आ रही है। कैरोलिनेज में मैंने क्या क्या बताया था। कैरोलिनेज का नाम कैसे पड़ा है, चार्ल्स फर्स्ट के नाम के ऊपर पड़ा है। और क्या बताया था, इसमें 3 ग्रुप आते हैं राइटर्स के। एक आता है हमारा स्पेंसरियन, एक आता है हमारा कावलियर जो हम कर चुके हैं दोनों, और अभी तीसरा चला हुआ हमारा मेटाफिजिकल पोइट। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाफिजिकल पोइट। स्पेंसरियन का सिर्फ आप टाइटल नाम याद रख लेना कौन कौन है, और जो हमारे कैवलियर हैं उनके वर्क भी इम्पोर्टेंट हैं। लाइक कौन कौन थे, रॉबर्ट हैरिक था और लवलैक थे, ये थे 2-3 राइटर हमारे, और क्रैशू था। ठीक है, अभी हमारे मेटाफिजिकल पोइट हैं। मेटाफिजिकल पोइट में हमने क्या क्या किया है, क्या मतलब मेटाफिजिकल कहाँ से टर्म आई है, किसने इसको कॉइन किया है, किसने इसको पहले यूज किया है, ऐसे था, किसने इसको फेमस बनाया है। और फिर हमने किए जॉन डन जो हमारे मेजर राइटर होते हैं मेटाफिजिकल पोइट में। आज हम करेंगे एंड्रयू मॉरवेल। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक है, एंड्रयू मॉरवेल। देखिए, देखते हैं वो क्या थे। एक पोइट भी थे, सेटायरिस्ट और पॉलिटिशियन। ठीक है, एंड्रयू मॉरवेल वाज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट, सेटायरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। और वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, मतलब पॉलिटिशियन थे तो हाउस ऑफ कॉमन के एक मेंबर भी थे। ठीक है, ये टाइम पीरियड है 1659 से लेके 1678 तक मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन रहे हैं। ही वाज आल्सो ए क्लीग ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के कलीग थे और फ्रेंड भी थे उनके। जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं ना, हमारे जॉन मिल्टन जो कि प्यूरिटन एज में आएंगे, वो ब्लाइंड हो जाते हैं लास्ट में जाके, तब इनके असिस्टेंट बनते हैं एंड्रयू मॉरवेल। ठीक है, इनके मेजर जो इंपॉर्टेंट वर्क है एंड्रयू मॉरवेल के, वो है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, जो एक लव सॉन्ग है। ठीक है, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट रीड वर्क है हमारा। ठीक है, दूसरी है हमारी कंट्री हाउस पोइम्स हैं। मतलब कंट्री हाउस क्या होता है, टाइप ऑफ पोइम होती हैं। वो कौन सी है, अपॉन एप्लीटन हाउस एंड द गार्डन। ठीक है, जो ये द गार्डन होती है, इसमें ये नेचर के बारे में बताता रहता है। और जो अपॉन एप्लीटन हाउस है, ये कंट्री हाउस पोइम है। मतलब कंट्री हाउस पोइम्स क्या होती है, इसमें ना ये जो राइटर होता है अपने जो पैटर्न होते हैं उसको प्रेज करते हैं, साथ में उनके जो उनका स्टेट है, मतलब हाउस स्टेट है, जो घर जहाँ पे बना हुआ है, जो उनका विला है, उसको प्रेज करते हैं और अपने पैटर्न को भी प्रेज करते हैं। वो कंट्री हाउस पोइम होती हैं। ठीक है, तो हमारे एंड्रयू मॉरवेल का इंपॉर्टेंट वर्क है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, अपॉन एप्लीटन हाउस, द गार्डन। नेक्स्ट वर्क है एन होरेसन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, सिर्फ इसका टाइटल ही पूछा जाता है। ठीक है, बस बट हमारा टॉपिक क्या है, होरेसन ओड होता क्या है, ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। एन होरेसन ओड रिटन बाय एंड्रयू मॉरवेल, बट किसके ऊपर लिखी है ये। ठीक है, ये पूछा जाता है, क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, और चार्ल्स फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये इस पोइम में। ठीक है, होरेसन ओड होती क्या है, इट इज ए शॉर्ट लिरिक पोइम रिटन इन स्टैंजा ऑफ 2 और 4 लाइन। एक शॉर्ट लिरिक पोइम होती है, एक छोटी सी जो लिरिक पोइम होती है, जिसमें या तो 2 लाइन होती है, 2 लाइन का स्टैंजा होता है, या फिर 4 लाइन का स्टैंजा होता है, वो हमारी होरेसन ओड होती है। इट इज़ इन द मैनर ऑफ लेटिन पोइट ओरेस, मतलब होरेस जो हमारे लेटिन पोइट थे उनके मैनर पे लिखी जाती है। ठीक है, उनके नाम के ऊपर ही ये होरेसन ओड आई है। ठीक है, दूसरे पॉलिटिकल सटायर हैं कुछ, बस टाइटल याद रखना है इनका भी, फ्लैक्नो और द करेक्टर ऑफ हॉलैंड। ठीक है, अभी सबसे मेजर वर्क है जो हमारा नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट रीड वर्क है, उसको देखते हैं हम। इट इज ए मेटाफिजिकल पोइम इन विच द स्पीकर अटेम्प्ट्स टू परस्यूड his resistant lover that they should have sexual intercourse। ये जो टू हिज कोय मिस्ट्रेस है, इसमें जो लवर होता है अपनी जो बिलव्ड होता है उसको मनाता है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और बोलता है जो आपका ये जो रेसिस्टेंट है, जो आप मना कर रहे हो, ये मतलब ठीक नहीं है, उसको बार बार मनाने की कोशिश करता है और बोलता है जो आपकी कोयनेस है, कोयनेस मतलब जो ये वर्ड है ना कोय, इसका मतलब होता है शेम, मतलब शर्म फील करना। आपको जो ये कोई फील हो रही है, ये मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि वी आर मोर्टल, हम नश्वर हैं, हम मर जाएंगे कभी भी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम
अपनी मतलब इतना कुछ रेसिस्ट करें, बार बार मना करें। मतलब हमारे जो लव मेकिंग है उसके लिए इतना टाइम नहीं है, संसार ये छोटी सी ज़िंदगी है, तो हमें ये आपका जो रेसिस्टेंट है, जो आप मना कर रहे हो, इसको ख़त्म करो और लेट मी हैव ए सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ऐसे बात करता है वो। ही एक्सप्लेन दैट इफ़ दे हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड ही वुड हैव नो प्रॉब्लम विद देयर रिलेशनशिप मूविंग दिस स्लोली। मतलब वही बोल रहा है, अपनी जो रिलेशनशिप है मैं उसको स्लो स्लो ग्रो करने देता। अगर हमें इस दुनिया में ही रहना होता, हम नहीं मरते, या फिर हमारे पास टाइम काफ़ी होता, तो हमारी जो ये स्लो रिलेशनशिप चल रही है मैं इसको ग्रो करने देता। मैं कोई मतलब ऐसी कोई मतलब मैं विश नहीं रखता। हाउएवर ही गोज ऑन एक्सप्लेन दे आर मोर्टल, वो बोलता है हम मोर्टल हैं। वंस दे डाई दे विल बी अनेबल टू बी इंटीमेट टुगेदर। मतलब अगर हम नश्वर हैं, अगर हम एक बारी मर गए तो दोबारा से हम इंटीमेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस पोइम की ना कोटेशन आती हैं, सीधी कोटेशन आ जाती है उठा के, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन हर उसको एक्सप्लेन करूंगी और आपको उसका मीनिंग समझना है, और वो कोटेशन जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, और वो कोटेशन एज इट इज आती है वहां से। ठीक है, मतलब समरी इतना नहीं आती, समरी क्योंकि बार बार रिपीट होता है ये वर्क, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही, यहाँ की कोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मैं अभी करवा रही हूँ। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना जो मैं लाइन इंपॉर्टेंट बोलूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो है जो हमारी पहली 4 लाइन है, 4 क्या यहाँ पे तो सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ की सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम दिस कोइनेस लेडी वर नो क्राइम। इसमें क्या ओपनिंग लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ याद रखना है, ये चाहे कैसे भी याद रखो। वो बोलते हैं अगर हमारे पास इतना टाइम होता ना, इनफ टाइम होता, या हमारे पास इतना संसार होता, मतलब टाइम के बारे में ही बात कर रहा है, अगर हमारे पास इतना टाइम होता, इतना प्लेस होता, तो आपकी ये जो कोयनेस है, आपकी जो शर्म है, वो क्राइम नहीं होती। एक टाइप से वो इनडायरेक्टली अपनी बिलव्ड को क्रिमिनल बोल रहा है। मतलब आप जो मुझे बार बार मना कर रहे हो ना, आप एक क्राइम का काम कर रहे हो। अगर हमारे पास टाइम होता तो आप मना करते तो ठीक होता, वो क्राइम नहीं होता। फिर आगे बोलता है वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू टॉक एंड पास आर लॉन्ग लव डे। वो बोलता है अगर हमारे पास इनफ टाइम होता ना, तो हम आराम से बैठ जाते और सोचते रहते कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अपना टाइम पास करना चाहिए। ठीक है, दाउ बाय द इंडियन गंगेज, ये गंगा की बात हो रही है, जो इंडियन जो सैक्रेड रिवर है ना हमारी गंगा, उसकी बात हो रही है। दाउ बाय द इंडियन गंगेज साइड सुडेस्ट रबी फाइंड, मतलब वो बोलता है अगर हमारे पास टाइम होता तो हम बैठकर आराम से सोचते हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें टाइम पास करना चाहिए, हमें जो इंडियन गंगा है वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ पे रूबी एक प्रीशियस स्टोन होता है रूबी, और उसकी खोज करनी चाहिए। मतलब इंडियन गंगे की साइड पर जाकर वहाँ पे रूबी की खोज करनी चाहिए, मतलब ऐसे टाइम पास कर सकते थे हम। आई बाई द टाइड ऑफ हम्बर, ये भी इंपॉर्टेंट एक रिवर है, ये इंग्लैंड की रिवर है। हम्बर क्या है, इंग्लैंड की, लाइक गंगा हमारी पवित्र नदी है, ऐसे ही हम्बर वहाँ की पवित्र नदी है। ओ आई बाई द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। यहाँ पे वो एक बिब्लिकल एग्जाम्पल के थ्रू बात अपनी समझाना चाहता है। अगर हाँ एक मिनट मैं इसको पढ़ देती हूँ पहले। एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द जू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार तो बस ऐसा ही आता है, सिर्फ ये लाइन आती है टिल द कन्वर्जन ऑफ जू। ये किसकी लाइन है, कहाँ से उठाई है, ये एंड्रू मोरवेल के टू हिज कोए मिस्ट्रेस से उठाई है। तो वो बोलता है अगर हमारे पास इनफ टाइम होता तो हम इंडिया जो हमारी गंगा है उसकी साइड वहाँ पे जाते और वहाँ पे रूबी ढूंढते, हम्बर की भी हम विजिट लेते। और मतलब अगर ऐसा कुछ होता ना, जो फ्लड आने से पहले, मतलब फ्लड क्या, डिस्ट्रक्शन, बाइबल में बताया गया है भाई डिस्ट्रक्शन होगा, वर्ल्ड मतलब पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस फ्लड के आने से 10 साल पहले तक मैं तुम्हें प्यार करता, मतलब उससे पहले मैं प्यार शुरू कर देता। और एंड यू शुड, और तुम बार बार रिफ्यूज करती रहती, तुम बार बार मना करती रहती टिल द कन्वर्जन ऑफ जू, और कन्वर्जन ऑफ जू के टाइम तक तुम मुझे मना करती रहती अगर मेरे पास टाइम होता और मैं इसी संसार में रहता। क्या बोलना चाह रहा है, अगर हम दोनों इसी संसार में हमेशा के लिए रहते तो मैं मतलब बहुत टाइम पहले से तुमसे प्यार करने लग जाता और तुम मुझे बार बार मना करती रहती, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होती।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी लाइन। टिल द कन्वर्जन ऑफ जू, इंडियन गंगे, रूबीज, हम्बर, और जो ओपनिंग लाइन है, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यही पोइम चल रही है, फिर एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आती है, माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो। वही बात बोल रहा है अभी, भाई अगर हमारे पास टाइम होता तो हम क्या क्या करते, अभी ये बोल रहा है माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो। कई बार वो सिर्फ वेजिटेबल लव ऐसा ही वर्ड आता है और पूछ लेते हैं कि ये किस लाइन से, मतलब किस पोइम से उठाई गई है। ठीक है, माई वेजिटेबल मतलब ऑर्गेनिक लव, मेरा ऑर्गेनिक लव धीरे धीरे ग्रो करता, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती उससे भी। वास्टर देन एम्पायर एंड मोर स्लो, मतलब इस एम्पायर से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता और धीरे धीरे ग्रो करता। मतलब मुझे अपनी रिलेशनशिप अगर धीरे धीरे ग्रो करती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कब दिक्कत नहीं थी? जब हम इस संसार में ही रहते, हम इमोर्टल होते, लेकिन अभी तो हम मोर्टल हैं। मैं क्या करता फिर? आई सॉरी 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन आई एंड ओन दाई forehead gaze, 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest. An age at least to every part, and the last age should show your heart. वो बोलता है मैं 100 ईयर लगा देता तुम्हारी प्रेज करने में, तुम्हारी आंखों की, तुम्हारे फोरहेड की, तुम्हारे ब्रेस्ट की, तो मतलब इतना लगा देता, और एक एज, सिर्फ एक एज मैं तुम्हारे हर पार्ट की, हर बॉडी पार्ट की मैं प्रेज करता, तुम्हारी आंखों की, हाथों की, मतलब जो कुछ भी है मैं उनकी प्रेज करता, और उस प्रेज में इतना टाइम लगा देता मैं तुम्हारी प्रेज करने में। और लास्ट स्टेज, और जब मेरी लास्ट स्टेज आती उसमें मैं तुम्हारे हार्ट की प्रेज करता। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब अगर हमारे पास टाइम होता तो मेरा वेजिटेबल लव है वो धीरे धीरे ग्रो करता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं भी काफ़ी टाइम लगाता तुम्हें प्रेज करने में। फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेज, क्यों? और मैं ऐसा क्यों करता, इतना टाइम लगाता तुम्हारी प्रेज में, क्यों करता? क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम इतनी सुंदर हो। नोर वुड आई लव एट लोअर रेट, और मैं तुम्हें मतलब लोअर रेट पर प्यार नहीं करता, थोड़ा मीन लेवल पे प्यार नहीं करता, मेरा जो रेट है वो हाई क्वालिटी का होता। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, अब फिर वो दोबारा से बोलता है, अपना मतलब रिग्रेट शो कर रहा है। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग चैरियोट हरिंग नियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो बोलता है लेकिन मैं अपने पीछे सुन सकता हूँ, मतलब मेरे पीछे से जो कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ किसकी है? टाइम का, अभी ये पर्सनिफिकेशन हो गया, टाइम को पर्सनिफाई कर दिया है। वो बोलता है टाइम्स विंग चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ, रथ मतलब हिंदी में बोलते हैं ना चैरियट को, रथ। तो मैं जो ये टाइम का जो ये चैरियट है, जो टाइम का रथ है, मतलब एक टाइप का व्हीकल, जो टाइम का जो विंग्ड, जो पंख लगे हुए हैं, मतलब टाइम का जो ये व्हीकल है जो काफ़ी स्पीड से दौड़ रहा है, उसकी आवाज़ में धीरे धीरे अपने पीछे सुन सकता हूँ। मतलब क्या बोल रहा है? टाइम मेरे पीछे लगा हुआ है, टाइम बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टाइम स्विंग चैरियोट, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? टाइम अपने एक ऐसे व्हीकल पे है जो बहुत तेजी से चल रहा है। चैरियोट मतलब रथ, रथ समझ गए होगे, है ना, जो हमारे महाभारत में, रामायण में जो राजा महाराजा यूज करते थे। ठीक है, ये बोल रहा है मतलब टाइम बहुत जल्दी से बीत रहा है। और आगे क्या बोलता है? एंड, और फिर क्या बोलता है नेक्स्ट लाइन में हमारे एंड्रयू मॉर्वेल क्या बोलते हैं? एंड यूंडर ऑल बिफोर अस ले डिजर्ट ऑफ वास्ट इटर्निटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इनको नोट कर लो। ये लाइन आती है डेजर्ट ऑफ वास्ट इटर्निटी, मतलब वो क्या बोल रहा है? मेरे पीछे जो मैं टाइम्स विंग चैरियोट है उसको मैं सुन सकता हूँ, वो कितनी जल्दी जल्दी मेरे पीछे दौड़ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी बीत रहा है। और हमारे सामने क्या है? पीछे तो चैरियोट है, और सामने क्या है? डेजर्ट ऑफ वास्ट इटर्निटी। ठीक है, मतलब इतना रेत के जो ये अंबार लगे हुए हैं मेरे सामने। ठीक है, मतलब डेजर्ट है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा, मतलब डेजर्ट का मतलब वो सुनसान बोल रहा है अपनी लाइफ को। ठीक है, दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड नोर इन दाई मार्बल वॉल्ट शैल साउंड। आगे क्या बोलता है? अब बोलता है वो तुम्हारी जो ये ब्यूटी है ये भी हमेशा के लिए नहीं है। नोर इन दाई मार्बल वॉल्ट यहाँ पे ग्रेव के बारे में बोल रहा है। ठीक है, वो जहाँ पे दफनाते हैं ना, ये क्रिश्चियन दफनाते हैं डेड बॉडी को, और वो जो उनका जो बॉक्स होता है उसको बोल रहा है मार्बल वॉल्ट। ठीक है, शेल साउंड
और वो वहाँ पे आवाज़ भी नहीं आएगी। और किसकी? माई इकोइंग सॉन्ग, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब इस पोइम में ना हर लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी लाइन को आप ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डेजर्ट ऑफ वास्ट इटर्निटी, मार्बर वॉल्ट, माई इकोइंग सॉन्ग, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, तुम्हारी ब्यूटी भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। मतलब जैसे टाइम मेरे पीछे लगा हुआ है, मतलब टाइम जितना जल्दी जल्दी बीत रहा है और मुझे कुछ अपनी लाइफ में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, और तुम्हारी ब्यूटी भी ऐसे ही है, तुम्हारी ब्यूटी भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और तुम्हें अपने ग्रेव में ना जो मार्बर वॉल्ट होगा, जो बॉक्स होगा आपका जिसमें आप दफनाए जाओगे, वहाँ पे माई इकोइंग सॉन्ग, जो मैं अपने आवाज़, जो मैं सॉन्ग्स, जो बातें आपको बोल रहा हूँ, वो तुम्हें सुनाई नहीं देंगी। देन वार्म शैल ट्राई दाई लॉन्ग प्रजर्व्ड वर्जिनिटी, और तुम्हारी वर्जिनिटी को, जो वोम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, वोम कीड़े मकोड़े, वो आपकी वर्जिनिटी को ट्राई करेंगे, ठीक है। ये वहाँ पे ग्रेव के बारे में बोल रहा है, मतलब आपके साथ क्या होगा जब आपको दफना दिया जाएगा, वहाँ पे क्या होगा। एंड योर क्वांट होनर टर्न टू डस्ट, और जो तुम्हारा ये बेकार का जो आप ओनर बोल रहे हो ना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जो ये सोसाइटी में शेम फील होगा, मेरी फैमिली की मतलब ज़्यादा वो हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। जो तुम्हारा ओनर है ना, ये टर्न टू डस्ट, मिट्टी पे मिल जाएगा। एंड इन टू एशेज माई लस्ट, और जो मेरी लस्ट है, जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ, और ये भी राख में मिल जाएंगी, मतलब हम दोनों नष्ट हो जाएंगे। द ग्रेव इज़ अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, वो बोलता है हमारा जो ग्रेव है, ग्रेव क्या बोल रहे हैं, कब्र, जहाँ पे आपको दफनाया जाएगा। माना कि ग्रेव एक फाइन और प्राइवेट प्लेस है, वहाँ पे शांति रहती है, वहाँ पे किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन मुझे लगता है या मुझे पता है वहाँ पे कोई एम्ब्रेस नहीं होती, मतलब कोई किसी को हग नहीं कर सकता, हम वहाँ पे इंटीमेट नहीं हो पाएंगे, ये बोल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, यही बातें ही बोलता रहता है वो बार बार। नाउ देयरफॉर while the youthful hue sit on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpire at every pore with instant fire, now let us sport us while we may, and now like amorous bird of prey, rather at once our time devour, then languish in his slow chap power, let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball, and tear our pleasure with rough strip through the iron gate of life। वो बोलता है यहाँ पे यही बातें बोल रहा है कि हमें ये फालतू की दुनियादारी की बातें छोड़कर हमें इंटीमेट हो जाना चाहिए, और लाइक एमोरस बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एमोरस बर्ड ऑफ प्रे, जो लस्टिक बर्ड है उनकी तरह हमें लव मेकिंग करना चाहिए। और अदरवाइज जो टाइम है ना वो हमें निगल जाएगा, मतलब टाइम के साथ हम ख़त्म हो जाएंगे, हमें सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और लास्ट लाइन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग और लास्ट लाइन, वो उसमें बोलता है दाउ थो वी कैन नॉट मेक आवर सन, जैसा कि आपको पता है वी कैन नॉट मेक आवर सन, मतलब हम अपना सन नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास टाइम नहीं है। स्टैंड स्टिल yet वी विल मेक हिम रन, तो हम सिर्फ उसको जाने दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही हम अपना टाइम खुद बना सकते हैं या टाइम को सेव कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको जाने दे सकते हैं। और हमें अपना टाइम स्पेंड हो रहा है, और हमें अपने विशेस के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोइम थी, इसकी सभी लाइनें याद कर लेना अच्छे से, मतलब मगअप कर जाना जितनी भी लाइन है। यहाँ पे कोई लाइन में ऐसी नहीं, जो फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। माई वेजिटेबल लव टाइम्स विंग चैरियट हरिंग नियर, द ग्रेव इज ए फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, याद रखना इसको। हाँ, और ये था वी कैन नॉट मेक आवर सन। अभी बात करते हैं अपॉन एप्लीटन हाउस, जो एंड्रयू मॉरवेल की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, टू हिज कोए मिस्ट्रेस, कोए का मतलब सर्व,
ठीक है, अभी बात करते हैं अपॉन एप्लेटन हाउस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके 2-4 पॉइंट याद रखना है। ये क्या है, ये एक कंट्री हाउस पोइम है। कंट्री हाउस पोइम क्या होती है, इट इज़ ए पोइम इन विच अथर कॉम्प्लीमेंट्स ए वेल्दी पैटर्न और ए फ्रेंड थ्रू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कंट्री हाउस। ठीक है, मतलब उसके जो कंट्री हाउस है उसके डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपने वेल्दी पैटर्न और जो फ्रेंड है, या तो फ्रेंड की प्रेज करते हैं या पैट्रोन मतलब संरक्षक, जो उनको जिन्होंने उनको अपनी जो सैलरी वगैरह देते हैं और अपने अंडर रखते हैं, भैया आप काम करो हमारे अंडर, हम आपको सैलरी देते रहेंगे, या तो उनकी प्रेज करते हैं कंट्री हाउस पोइम में, या अपने फ्रेंड की, और थ्रू किसके थ्रू, उनके जो हाउस होते हैं ना कंट्री हाउस, उसकी ग्रैंडर को, उसकी जो रॉयल ब्यूटी है उसको बताते हुए। इट इज़ ए सब टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल पोइम। टोपोग्राफिकल पोइम का सब टाइप है। और क्या है ये, यहाँ पे जो थॉमस फेयरफैक्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं, उनके लिए लिखी है। वो क्या होते थे, जो थॉमस फेयरफैक्स थर्ड लॉर्ड फेयरफैक्स ऑफ कैमरोन है, वो उनकी बेटी के जो हमारे एंड्रयू मॉर्वेल हैं ट्यूटर होते हैं। थॉमस फेयरफैक्स की एक बेटी होती है मैरी, उनके ट्यूटर होते हैं हमारे एंड्रयू मॉर्वेल। ठीक है, एक मिनट। और ये किस हाउस के बारे में लिख रहे हैं अपॉन एप्लेटन हाउस, वो है नन एप्लेटन एस्टेट ऑफ फेयरफैक्स, उसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोइम देख लेते हैं, द गार्डन, जिसकी बात की थी हमने। ये एक रोमांटिक पोइम है। इसमें अपनी नेचर के थ्रू अपनी पर्सनल इमोशन और फीलिंग दिखा रहे हैं। एक गार्डन, एक ऐसे आया था ना, किसका था वो गार्डन, ऐसे था हमारे फ्रांसिस बेकन का। जो फ्रांसिस बेकन क्या होते हैं, वो वर्डली विजडम, प्रैक्टिकल विजडम, या फिर इम्पर्सनल ऐसे होते हैं ना उनके, ऐसे किस मतलब उनका क्या स्टाइल होता है, इम्पर्सनल होते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर नहीं होते। लेकिन उनका एक ऐसे गार्डन, ओनली गार्डन आता है जो पर्सनल होता है, जो उनकी पर्सनल फीलिंग को दर्शाता है। लेकिन द गार्डन एक पोइम है, और गार्डन एक ऐसे है। ऐसे किसका है, फ्रांसिस बेकन का, और द गार्डन एंड्रयू मॉर्वेल की पोइम है। और क्या है ये एक लव पोइम है। ठीक है, मतलब रोमांटिक पोइम है, अपनी फीलिंग्स को दिखा रहा है। यहाँ पे भी नेचर के थ्रू, नेचर का डिस्क्रिप्शन देता है, उसके थ्रू अपनी फीलिंग बताता है। वैल्यू ऑफ नेचर, उसको ये एक्सप्लेन करता रहता है, उसको बताता रहता है। इतना ही है बस, एक और ये बात याद रख लेना, इट इज़ पब्लिश्ड फॉर रॉबर्ट बोल्टर। कौन सी, द गार्डन। और एक मैरी मार्वेल आती हैं, जो अपने आप को एंड्रयू मॉर्वेल की विडो बताती हैं, वो इस पोइम को जो पब्लिश करवाती हैं। ठीक है, अभी कुछ प्रोज वर्क हैं इनके, ये देख लेना। इनका सिर्फ टाइटल याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। रिहर्सल ट्रांसपोर्ट, मिस्टर स्मार्क एंड, इसका सब टाइटल है द डिवाइन इन मोड। और तीसरा वर्क है एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपरी एंड आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। ठीक है, ये सिर्फ टाइटल याद रखते हैं। थोड़ा सा ये देख लो जो मैंने लिखा हुआ है। जो रिहर्सल ट्रांसपोर्ट है वो अटैक है सैमुअल पार्कर पे, और जो मिस्टर स्माइक है, इट इज़ ए क्रिटिकल वर्क ऑफ इंटॉलरेंस विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड में जो इंटॉलरेंस की भावना है उसको डिपिक्ट करते हैं मिस्टर स्माइक में। और जो रिहर्सल ट्रांसपोर्ट है वो सैमुअल पार्क पे क्या है, अटैक है। और ये पैम्फलेट है उनका, एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपरी एंड आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो एंड्रयू मॉर्वेल एंड होते हैं। आज हमने सिर्फ एंड्रयू मॉर्वेल किया है, उससे पहले जॉन डन के थे। आगे हमारे जो 4-5 राइटर और बचते हैं मेटाफिजिकल पोइट के, वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।